सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करेंगे आज मुल्क की सलामती के हवाले से एक अहम तरीन दिन रहा, जहां अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं ने एक ही छत तले कौमी सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन कैमरा इजलास में दहशत गर्दी से निपटने के लिए अहम फैसले किए गए, क्योंकि दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात ने एक बार फिर पाकिस्तान की सलामती को संगीन ख़तरात लाहक कर दिए हैं। इस साल के सिर्फ 76 दिनों में दहशत गर्दी के 190 के करीब वाक़यात पेश आ चुके हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले कई दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के लिए ख़तरे की घंटी बजा रही हैं। आज होने वाले इजलास में जहां अस्करी क़यादत ने सियासी रहनुमाओं को ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ख़तरात से आगाह किया, वहीं इजलास में शिरकत और अदम शिरकत पर अपोजिशन एक मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक ना हो सकी। PTI और इसकी इत्तेहादी जमातों ने बॉयकॉट किया, जबकि अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात JUI इन कैमरा इजलास में शरीक हुई। JUI के मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इजलास में शरीक हुए। PTI ने भी पहले इजलास में शिरकत के लिए लिस्ट दी थी, मगर बानी से मुलाकात ना कराए जाने पर बॉयकॉट कर दी। उमर अयूब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला पख्तूनख्वा इजलास में शिरकत की। साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत ने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने का मुतालबा भी किया है। अब इस अहम मामले पर डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है हक साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, और एनालिस्ट हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। आगाज़ करूँगी मैं एहतशाम साहब आपसे। ये एक तो बड़ा अहम इजलास था, बड़ा हसास इशू है, इस पे हम आगाज़ इसी से करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं APC की, या हम बात करें कि इस वक्त कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो दीगर हम देख रहे हैं इत्तेहादी जमातें हैं अपोजिशन की, उनका ना आना ये बेसिकली इन्हीं की साख को मुतासर कर रहा है। कैसे देख रहे हैं? हमें इस वक्त पार्टीसन पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम नहीं है। देखिए, हम ना बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये पहला मौका नहीं है, हमेशा से ही ऐसा होता रहा है। अगर आपको माजी में आप चले जाएँ, इवन जब PTI की हुकूमत थी तो बानी PTI उस वक्त भी अपोजिशन की मीटिंग में शिरकत नहीं करते थे जब भी पार्लियामेंट का इजलास होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है जनरल बाजवा कई मरतबा उनको, जिसको कहते हैं, मिन्नतें करते थे कि जाएँ मीटिंग में बैठ जाएँ, तो वो कहते थे नहीं, मैंने इनके साथ चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठना। तो यही आज इन्होंने फिर किया एक मरतबा। ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि बचकानापन ज़्यादा नज़र आ रहा है पार्टी के पार्ट पे। रात को फैसला किया गया, नाम दे दिए गए, उसके बाद कहा जी नहीं जाएंगे। वही जो 26वीं आइनवी तरमीम के वक्त हुआ, सारा कुछ तय हो गया, इनका मसवदा गया, मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने माजरत कर ली, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। देखिए, हम ना ये शर्तों के साथ इस तरह की बात तय नहीं होती। आप क्या माजी में इस तरह के वाक़यात बाकी अपोजिशन लीडरों के साथ नहीं हुए? नवाज शरीफ साहब के साथ, जरदारी साहब, फजलुर रहमान और बेशुमार लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ कि केसेस मुकदमे चल रहे हैं, उनकी बाकी पार्टियों के लोग पार्लियामेंट में आते हैं। तो ये है कि जी बस ठीक है, हमने बात नहीं करनी। तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने लिए मुश्किलात पैदा करना, अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करना अच्छी बात नहीं। 3 चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी आमना बता देता हूँ जो मेरी समझ में आती हैं और जो मुझे पता चली हैं। एक तो ये जो आपने बात की है 76 दिनों में कितने लोग शहादत हुई है, उनकी 190 की, और पहली समाई में 900 लोगों की शहादत हो चुकी है। अभी सवाल यही किया जा रहा है, सुना है कि अंदर भी इस तरह के सवाल जवाब हुए हैं कि जी 600 रुपया KP की हुकूमत को दिया गया था, वहाँ तो काउंटर टेररिज्म जो है ना वो उसका डिपार्टमेंट में नहीं बन पाया, वो पैसा किधर चला गया। अच्छा, अब सवाल तो इस वक्त यह है कि इस वक्त बाई पार्टीजान अप्रोच लेके सियासी और मिलिट्री क़यादत क्या कर सकती है? तो उस हवालों से तो कहा जाता है कि लाहेमल अब तैयार कर लिया गया है। ये जिसको कहते हैं न्यू बैटल लाइन ड्रॉ की गई है कि जी हमने अब क्या करना है, नई हिकमत अमली क्या होगी, किस तरीके से। और जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में मुझे समझ आ रही हैं, जो बातें मुझे पता चल रही हैं आमना, वो ये है कि जिस तरीके से आप देख लें वो लड़ाई शुरू हो चुकी है अफ़गानिस्तान के अंदर। हैबतुल्लाह खवनज़ादा जो लीडर हैं TTP के और कंधार में बैठे हैं, और हक्कानी नेटवर्क के सराजुल हक के साथ इख्तलाफात, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वैसे तो कल उनकी हुकूमत ने कहा है कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जी एक तरफ तो आप सराज अपना क्या कहते हैं हैबतुल्लाह खवनज़ादा होंगे, TTP होगी, TLP होगी, और अपना ये क्या कहते हैं BLA होगी, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क, उसके बाद अमेरिका
और फिर ये रशीद दोस्तम उनके साथ साथ आपके जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं ये इकट्ठे होंगे। तो अब सवाल ये है कि जी अब वंस एंड फॉर ऑल का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है, वंस एंड फॉर ऑल जो है ना इस मसले का हल तलाश किया जाए। अब देखें कौमी यकजहती तो है, सारी कौम दहशत गर्दी के मसले में तो इकट्ठा है, सारे लोगों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने पाकिस्तानी सियासत में देखा है कि पीटीआई की जब भी हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो वो किसी तरफ नहीं आती। लेकिन उनका भी अपना एक शिकवा भी है और उनका अपना एक पॉइंट भी है। वही पॉइंट लेकर मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ जाऊंगी। अब्दुल्ला साहब, बड़ा ग्रेव इशू था, इस पे वैसे तो ये वाले मामला होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन हुकूमत पर भी कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो यकीनी बनाती कि तमाम पार्टीज जो हैं वो ऑन बोर्ड होती। एक मुलाकात की मामला थे ना कि मुलाकात करवाते हैं ताकि उनकी सपोर्ट से जो भी आगे हिकमत अमली लेके चलना है उनकी भी एक राय उसमें शामिल हो। जाहिर सी बात है एक बड़ी पार्टी के लीडर है वो भी, तो ये हुकूमत पर कितनी जिम्मेदारी थी इटसेल्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत पे तो यकीनन जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो रियासत की जिम्मेदार होती है, एक बाप की हैसियत रखती है, इसलिए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो है वो तो यकीनन उनको हम ये नहीं कह सकते कि बरीउज़्ज़मा नहीं करार दे सकते। लेकिन हमने ये देखा कि माजी के अंदर जब एक डायलॉग की बात शुरू हुई और इनिशिएटिव लिया गया, उस डायलॉग से पीछे भी जो है वो पीटीआई हट गई और उसके बाद क्योंकि उनकी जो तरजीहात हैं उसके अंदर मुल्क कहीं नहीं है, बल्कि उनकी ज़ात, उनका मफाद और उनकी पार्टी की तरजीहात से ज्यादा कुछ नहीं है। वो नहीं देखते कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, वो नहीं देख रहे कि कुर्रम का वाकया पेश हो रहा है, बल्कि वो कुर्रम के वाकयात वहाँ खून की होली हो रही होती है और वो यहाँ आके अपने धरने जो है वो और अपनी सियासत चमका रहे होते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और मेरे ख्याल है कि जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको समझना बड़ा जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं वो अब चेंज हो गए हैं। तो रूल्स ऑफ गेम के तहत जो है ये होने वाली कौमी सलामती की एक हाई प्रोफाइल जो मीटिंग है इसको समझने की जरूरत है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान जो हैं वो भी बैठे हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया जो था मेरे ख्याल में एक वाटरशेड था। काफी अरसे से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ये सोच रही थी कि अभी ये मामलात जो है वो हाथ से निकल रहे हैं और हमें जो है अब सख्ती से जो है काइनेटिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल है कि आज की ये मीटिंग जो है इसके अंदर सख्त तरीन फैसले हुए और खास तौर पर अब ये भी देखना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ के गए और अमेरिका ने ये कहा कि हम उसको असले को वहां से निकालना चाहते हैं, उस सूरत में तो जो CIA की चीफ थी, जो अभी मौजूदा CIA की चीफ हैं तुलसी गैबर्ड, वो भारतीय निजात खातून हैं और उन्होंने कल ही भारत का दौरा किया है। इससे तो बड़ा ही खतरनाक पैगाम है कि यानी कि असला आप अफगानिस्तान में छोड़ के आए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और आप पाकिस्तान की सरजमीन से ही उसको वापस ले जा सकते हैं और यही एक तरीका मुमकिन मौजूद है उनके पास। लेकिन जाके भारत के अंदर बैठना, इसका मतलब तो वाज़े नजर आ रहा है कि मगरिब जो है जिस तरीके से वहां गजा के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके आया है और वो हर तरह की इंसानी हकूक और तमाम रियलिटीज को पामाल करते हुए गजा को वहां से लोगों को निकालना चाहता है, लगता यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अपना महाज बना रहे हैं भारत के साथ। लेकिन इस सब के बावजूद ये कोई बात नहीं है, पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत है और मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान अब जो फैसले यहाँ हो रहे हैं उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ताउन करती है या नहीं करती, या बलूचिस्तान हुकूमत ताउन करती है नहीं करती, ये बात मेरे ख्याल में अब पुरानी हो चुकी है। अब आप ये देखिए जैसे कि अभी इन्होंने भी बोला कि 600 अरब जो उन्होंने 5 साल में काउंटर टेररिज्म पे दिए वो कहाँ खर्च हुए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। 96% जो पैसा है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा का वो तमाम का तमाम जो है वो सिर्फ तनख्वाहों और मराद के ऊपर चला जाता है और 4% सिर्फ उसकी जो है बाकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर जाता है। तो आप इससे अंदाजा करें कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहाँ खड़ा है। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को अगर अपनी सियासत को बिल्कुल दफन नहीं करना तो कौमी सलामती के अमूर के ऊपर वो इकट्ठी हो। लेकिन माजी में जब हमने देखा कि किस तरीके से कोविड आया लेकिन इन्होंने इकट्ठे ना बैठे, कश्मीर का मामला आया ये इकट्ठे नहीं बैठे, टड्डी दिल का हमला हुआ ये इकट्ठे नहीं बैठे, तो ये किस चीज के ऊपर इकट्ठे बैठना चाहते हैं। दहशतगर्दी का वाकया जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं ये चाहती कि वो वहां दहशतगर्दी को खत्म करे और वहां मामलात को बेहतर करे, जहां दिन के अंदर भी अब साउथ ऑफ जो जिसको फाटा इलाका कहते हैं वहां जो है जाना नामुमकिन हो चुका है। तो फिर ऐसी सूरत में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करें और फिर ये अपनी सियासत कर रहे हैं या अपनी रियासत का जो फायदा देख रहे हैं या अपनी सियासत का फायदा देख रहे हैं, ये कौम सवाल इनसे पूछती है। एहतशाम साहब, एक और बड़ा अहम पहलू है जब हम ये बात करें कि क्या कार्रवाइयां की जाएं जिससे दहशतगर्दी को इसका जो कला कमा किया जा सके।
वहाँ पर हम एक चीज़ मिस आउट कर रहे हैं, जहाँ पर हम काइनेटिक मेजर्स की बात करें वहाँ पे हम नॉन काइनेटिक मेजर्स को भूल रहे हैं, जिसमें कौमी धारे में लाना है, जो वहाँ पर वायलेंट ग्रुप्स हैं उनसे बातचीत करनी है, उनकी महरूमियों के हवाले से भी बातचीत करने की ज़रूरत है। ये आप देख रहे हैं कि हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल है या इस हवाले से आने वाले दिनों में कुछ एक्शन होगा? ये अच्छा सवाल है आमना, लेकिन एक बात कहूँगा, जो अब्दुल्ला भी बात कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये जब पीटीआई के हुकूमत थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये कोरोना पे एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, जिसमें ये पीएम हाउस में बैठे हुए थे, उधर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी थे। ये आए, अपनी तकरीर करके चले गए। वो इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी, जिसपे इनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा था ये गलत हुआ है। तो वो डे वन से जिसको कहते हैं ना कि जी इनसे बात नहीं करनी। देखिए अब आप सवाल ये है कि नॉन काइनेटिक कॉपरेशन में जिस तरह की बात हो रही है ना, देखिए ये अब मिसाल दी जा रही है, अब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1972 में 70 के इंतखाबात के बाद अताउल्ला महंगल जब चीफ मिनिस्टर बने थे, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत शानदार फैसला किया था हमना, कि वहाँ से उन्होंने बलोचिस्तान असम्बली से सरदारी निज़ाम को ख़त्म करने के वाले से एक करारदाद मंजूर करवाई थी। उसके बाद भुट्टो साहब ने उसको नामंजूर कर दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो थे। अब उन पे शिकायत लोगों की ये थी और इल्ज़ामात ये थे कि भी उनका तो कहते हैं 40,000 किलोमीटर तक के उनकी ज़मीनें हैं, वो नहीं ख़त्म होती, तो वो क्यों सरदारी निज़ाम ख़त्म करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है जो अपने तौर पे जो मेरा ख्याल है पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उससे ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। और ये वाकई जो इतनी बात बड़े अरसे से हो रही है कि जी बलोचिस्तान 45% पाकिस्तान का है, आबादी उसकी बहुत ही थोड़ी है, क्या वजह है कि उनकी महरूमियाँ हों, कुछ भी हो। अब इन लोगों को मेन धारे में लाने की जो बात है, मेरे ख्याल है इत्तला ये भी है कि एक मरतबा फिर अटैम्प्ट की जाएगी, लेकिन वही लोग हम ना जो कहते हैं कि जी हमने वायलेंस में हम बिलीव नहीं करना, हथियार नहीं उठाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान को, आईन पाकिस्तान को तस्लीम करेंगे, तो उसके बाद ही बात बनेगी। लेकिन अब मामला जिस तरफ चला गया, लगता है कि लड़ाई वहाँ पे चली गई है, अब बातचीत के ज़रिए मामला हल नहीं होगा हमना। अब इसके लिए मेरा ख्याल है बहुत वक्त गुजर गया। बातचीत के लिए तो पीटीआई ने कितना टाइम दिया, इन्होंने तो वो जुल्म किया कि 25,000 बंदे बाहर से हार्डन क्रिमिनल बिठा दिए ला के, वही जिन्होंने जो छूट के लाए थे और दोबारा वो पाए गए दहशतगर्दी के कामों में। तो वो जो गलती हुई इसका इसको कहते हैं खमियाजा, हम तो हमारी कौम एक अर्से तक भुगतेगी। अब्दुल्ला साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जो हम बात कर रहे थे नॉन काइनेटिक मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वायलेंट जो अनासर है उनको दबा नहीं सकेंगे सिर्फ ऑपरेशन करके, ये फिर आगे जाके इनको हवा मिल सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि केपी में जो हमने मर्ज किए इलाके, उनमें रिफॉर्म्स लाने की भी बड़ी ज़रूरत है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, जहाँ तक नॉन काइनेटिक अप्रोच की बात है तो वो तो पिछले काफ़ी अरसे से चल रही थी ना, बातचीत का डायलॉग का तरीका चल रहा था। लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि जो लोग असेंबली में पहुंच जाते हैं बलूचिस्तान में, वो तो खुश बलोच हैं, और जो नहीं पहुंच पाते वो नाराज़ बलोच हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इस मामले को तो ख़त्म करना चाहिए। डॉक्टर मालिक जान जैसे लोगों को जो है वो मेरे ख्याल में साथ रखना चाहिए ज़रूर, और इसी तरीके से जो मरी कबीले हैं और बुगटी हैं उनको मेरे ख्याल में एक मौका देना चाहिए है, उनके साथ बातचीत जरूर जारी रखें। लेकिन जैसे हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जब फॉरेन फोर्सेस मौजूद थी तो नतीजा ये था कि वो एक तरफ दोहा में मुज़ाकरात भी जारी थे और उनके मुल्क में ऑपरेशंस भी चल रहे थे। तो यही आपको यहाँ भी तरीका रखना पड़ेगा। बातचीत के दरवाजे कभी नहीं बंद किए जाते, ये बहुत अच्छी बात होती है, रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो आपने ये काइनेटिक अप्रोच की बात कही है, देखें ये काइनेटिक अप्रोच तो अब होगी, ये तो बिल्कुल बेरहम ऑपरेशन होगा, इसके अंदर तो मुझे कोई शक व शुबा नहीं नजर आ रहा। दूसरा आपका सवाल बड़ा अहम था, वो मेरे अगर आप रिपीट कर दीजिए। आपने में जो हम कह रहे हैं मर्ज इलाके हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने की भी देखें 100 बिलियन दिया गया था फाटा के लिए। जब मर्जर हुआ था तो 100 बिलियन दिया गया था और कहा था कि जी उनके डेवलपमेंट और उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको जो जिन चीज़ों से वो डिप्राइव्ड हैं उनका ख्याल किया जाएगा। लेकिन क्या वो 100 बिलियन दिया गया? अगर वो वहाँ लोगों तक नहीं पहुँचा तो somebody has to be held responsible for it। यहाँ सजा देनी है। जब तक क्या आप जजा और सजा का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया जजा और सजा के कॉन्सेप्ट पे चल रही है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि जिसको जजा मिलनी है उसको सजा मिल जाती है, जिसको सजा मिलनी है उसको जजा मिल जाती है। तो मकसद यहाँ यह है कि ये जजा और सजा को आपको अब नाफिजुल अमल करना पड़ेगा और पूरी तरीके से जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आप दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ और पाकिस्तान मनाफरत और पाकिस्तान की मईशत को रोकने वाले लोगों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है मेरे ख्याल में वक्त का तकाज़ा है। इत्तेशाम साहब क्विकली ऐड कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक की आमना एक चीज़ मैं ऐड करूंगा। ये 90 अरब रुपया जो आपने ये केपी के मर्जर जो हुआ था कबायली इलाकों का, उस पर तय किया गया था कि इसमें कितने थाने बनेंगे, कितनी सिक्योरिटी पिकेट बनेंगी और क्या क्या होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। वो सारा पैसा का पैसा खा गया है।
ठीक को ब्यूरोक्रेसी ने खाया, कुछ सियासतदानों ने खाया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक लेते हैं। शुक्रिया अदा करूँ गुल साहब का। एहतशाम साहब हमारे साथ रहेंगे अगली स्टोरी के लिए। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बड़ी सनतों की पैदावार में कमी का रुझान बरकरार है और इस माली साल के इब्तदाई 7 माह में सनती पैदावार में सालाना बुनियादों पर 1.78% कमी रिकॉर्ड की गई है। खुराक के शोबे में 3%, मशीनरी और आलात की पैदावार में 27%, जबकि फर्नीचर की सनत में 62% तक कमी देखने में आई है। इसी तरह फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, आयरन, स्टील और इलेक्ट्रिकल मसनूआत बनाने वाली सनतें भी ज़वाल पजीर हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह महंगी बिजली है, जिसने सनतों की पैदावारी लागत में इजाफा कर दिया है और आलमी मंडी में मुसाबकत मुमकिन नहीं रही। इसीलिए कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं या पैदावार कम कर रही हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया तो दिया है, लेकिन ये इकदाम कब अमली शक्ल इख्तियार करेंगे, इस मामले पर भी बात करेंगे। और कौन कौन से अवामिल हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडस्ट्री है जिससे ये मुतासर हो रही है, इसमें कमी का रुझान देखने में आ रहा है। इसी पर बात करते हैं। तशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मियां जाहिद हुसैन साहब ने, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान। आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। मियां साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जिस तरह से मैंने ये सवाल किया कि एक तो बड़ी वजह आपकी एनर्जी प्राइसेस बताई जा रही हैं, जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हाई प्राइसेस चल रही हैं, कंपैटिबल नहीं है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी बताइएगा, इसके साथ साथ कौन कौन से अवामिल हैं जो इसमें किरदार निभा रहे हैं कि हमारी जो सनती पैदावार उसमें कमी देखने में आ रही है। देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है और क्रॉनिक इशू है, कई सालों से हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का शिकार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली महंगी है, गैस महंगी है, फिर बिजली और गैस की अवेलेबिलिटी के इश्यूज भी हैं, क्योंकि उनकी सप्लाईज जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिससे गवर्नमेंट भी अच्छी तरह वाकिफ है। और आपने देखा होगा कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पिछले 1 साल से इसके ऊपर कैंपेन चलाई, जिसमें हमने IPPs के इशू को रेज किया कि किस तरीके से वो 2100 अरब रुपया हमारा किस्ते साइफन आउट कर रहे हैं और 21 रुपया पर यूनिट बिजली की मद में हम पे कर रहे होते हैं बिजली के बिल में। तो इसका गवर्नमेंट ने भी नोटिस लिया हुआ है। आर्मी चीफ से भी हमारी इस मौजू पर बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये मार्च अप्रैल में इसमें हम कीमतें अच्छी खासी हद तक रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो होपफुली हमें ये पूरी तवक्को है कि ये इस वक्त हमारी जो कीमत है मार्च एंड में ये आ जानी चाहिए 9 सेंट पे। अगर ये 9 सेंट पे आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इस वक्त काफी डिप का शिकार है वो काफी बेहतर हो जाएगी। दूसरा हमारा जो इशू था वो था बैंक का मार्कअप, वो 22% था, तो अब वो कम होते होते चले 12% पे आ गया, लेकिन अभी भी स्टिल मैं समझता हूँ कि उसमें उसको 7% पे आना चाहिए। और इस हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो स्टेट बैंक ने उसमें कमी नहीं की। बहरहाल अब ये 2 क्रॉनिक इश्यूज हैं और एक तीसरा इशू जो इसके साथ अब सर उठा के खड़ा हो गया है वो है लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी। ये चीजें हमारे यहाँ असल में हम एक चीज से निकलते हैं तो दूसरी में फंसते हैं, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी में फंसते हैं। तो इन चीजों के ऊपर जो है हमें इनका कोई हल निकालना होगा। अदरवाइज हमारे लिए मैं समझता हूँ कि मार्केट में सस्टेन करना और इंटरनेशनल मार्केट में एक मुकाम हासिल करना ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हमारी जो सीमेंट, आयरन है, स्टील प्रोडक्ट्स हैं और इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, इन सेक्टर में जो नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी गई है, जबकि अगर हम फूड की, गारमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर पॉजिटिव देखे गए हैं उसकी परफॉर्मेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, इसकी वजह मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँगा। जी, हमने पिछले साल एग्रीकल्चर में अच्छा खासा बेहतर परफॉर्म किया और जो हमारे 2 शोबे हैं जिसमें एक IT का शोबा है और एक राइस है एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं, और कुछ हमने हॉर्टिकल्चर में भी बेहतर परफॉर्म किया है। तो हमारी जो बास्केट है एक्सपोर्ट की उसमें कदरे इजाफा हुआ है और बेहतर हुई है। पहले तो हमारी सारी जो कंसंट्रेशन होती थी वो 5 आइटम्स में होती थी, जो कि अब उसकी बास्केट थोड़ी बेहतर हो गई और 8-10 आइटम पे हम चले गए हैं। और राइस की एक्सपोर्ट्स जो है अब आप इस साल देखेंगे जो पहले $2 अरब होती थी, इस साल इंशाल्लाह $4 अरब हो जाएगी। इसी तरीके से IT की एक्सपोर्ट हमारी वो 1.5 पौने 2 अरब की हुआ करती थी, वो भी इस साल 3-3.5 अरब की हो जाएगी। तो ये 2 शोबे जो है उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ और इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल में हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स पहले से बेहतर हुई है। तो ये चीजें जो है उसकी वजह से ओवरऑल जब हम इम्पैक्ट देखते हैं हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का तो वो कदरे बेहतर है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात करते हैं तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी खासी डिप आई है, क्योंकि उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है
वो जो उनका ओरिजिनल मैकेनिकल रॉ मटेरियल है उसके साथ साथ उनकी बिजली भी एक रॉ मटेरियल के तौर पर ही शुमार होती है। तो बिजली इतनी महंगी है जिसकी वजह से वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमें बहरहाल एक तो हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना होगा, आइटम्स की डाइवर्सिफिकेशन में भी जाना होगा, और दूसरी तरफ मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन भी जाना होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर अगर हम काम करें, और जो फेडरेशन पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो इसमें भी रिसर्च हम इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी हमें इसमें एंगेज किया है कि इसमें हम अपनी इब्तिसाम साहब, अभी जैसे मियां जाहिद साहब भी बात कर रहे हैं कि ये फिर समझ हमारी यही है कि कोर अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो जो कोर इशू है आपका वो आपकी वही एनर्जी प्राइसेस हैं। तो इसमें अगर हम टारगेटेड सब्सिडी दें तो उससे भी तो हम प्रोडक्शन बेहतर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल। आप क्या समझते हैं इसमें क्या रुकावटें हैं टारगेटेड सब्सिडी देने में? मेरा ख्याल है तो यही है, टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। इस पे मैं आता हूँ अभी, लेकिन जो अभी एग्रीकल्चर की बात हो रही है मियाँ साहब, पिछले 3-4 सालों से हमारा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही 2.5 से 3% ग्रोथ रेट है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 2%, 2.5% हमारी जो है ना ओवरऑल GDP ग्रोथ आ रही है। अभी आप देख लें कि सूरत हाल कितनी परेशान कुन है कि 3.5% जो GDP ग्रोथ रखी गई थी मौजूदा माली साल के लिए, आमना उसको 2.5% कर दिया IMF के साथ मिलके। ये जो अभी लेटेस्ट उनके साथ गुफ्तगू हुई है, तो सूरत हाल जो है ना वो जिसको कहते हैं तरक्की माकूस नीचे की तरफ जाना, ये बड़ा परेशान कुन है। एक हम बात बरसों से सुन रहे हैं, जो अभी आप मियाँ साहब ने भी बात की, वो बड़ी जेन्युइन है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कम्पिटिटिव आप कैसे होंगे मार्केट में बाकियों की जगह देखते हुए रीजन के मुकाबले में, और फिर उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर कि जी फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव दिए जाएंगे, वो कभी दिए जाते हैं कभी वापस ले लिए जाते हैं। कंसिस्टेंसी और नहीं हम देख नज़र आती है हमें। एक हुकूमत आती है किसी इशू के ऊपर, वो सब्सिडी देती है, अगली हुकूमत ख़त्म कर दी, नी जैक रिएक्शन होता है। अभी देखें इंडस्ट्री के साथ साथ लार्ज से, मेरे लिए तो परेशान कुन बात यह है हमना कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो तो लीडिंग सेक्टर होता है ग्रोथ लाने में। अभी आप देखने, मुझे याद है मियाँ साहब 99-2000 में ये बहुत ऊपर चला गया था, और आप देख लें डबल डिजिट में इसकी ग्रोथ चली गई थी, 10.7% इसकी ग्रोथ हुई थी। ओवरऑल हमारा ग्रोथ रेट जो है ना वो आप देखें कि 5% से ज़्यादा हो गया था, और फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आगे गई, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। अब क्या वजह है हमना कि होना तो चाहिए कि हर आने वाले दिन पहले दिन से बेहतर हो, हमारी सूरत हाल ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि हुकूमत को इस बारे में एक फ़ैसला करना चाहिए कि इस मुल्क को डेवलप करना है, आपने ग्रोथ लेके आनी है। अभी आप देखते हैं जितनी इंडस्ट्री, 150 से ज़्यादा इंडस्ट्री पिछले 2-2.5 सालों में बंद हो चुकी है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। इसमें कितने लोगों के जॉब गए हैं हमना, बेरोज़गारी की सतह कितनी नीचे चली गई है। उसके बाद आप देखते हैं गुर्बत, वो कहा जा रहा है कि जी अब 25 करोड़ में से 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की निचली सतह पर चले गए। बिल्कुल वक्त आ गया कि हुकूमत वक्त फैसला करे। आखिरी बात हमना, आखिरी बात ये एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर लें कि हमने इंडस्ट्री को जो सहूलतें देनी है, पानी, बिजली, गैस, और इसको अनइंटरप्टेड ये चीज़ें देनी है, और मुकाबलतन बाकी रीजन के मुकाबले में इसका टैरिफ कम होगा, तभी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। अदरवाइज मुझे तो कोई। मियां जाहिद साहब तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। जाहिद साहब, आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं एनर्जी प्राइसेस, जैसे कि आपकी बातचीत भी इस हवाले से हुई, और आप ये कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है कि वो वाकई इसमें काफ़ी कमी लाई जाएगी। अब आपका ज़र मुबादला के ज़खारे से जुड़े हुए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़ी हुई है, तो आपको वाकई लग रहा है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में सीरियसली संजीदा इकदाम करने जा रही है? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट को संजीदा इकदाम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चाराकार है नहीं, क्योंकि हम अपना बॉटम टच कर चुके हैं, इससे नीचे हम जा नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को इसमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, और जो हम सुन रहे हैं, जो हमारे साथ बातचीत इनकी हुई है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने हमें इंश्योर किया था कि आपको मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में हम 9 सेंट पे बिजली की कीमतें ले आएंगे। अच्छा, बिजली के शोबे में 2-3 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसको गवर्नमेंट को टैकल करना होगा। एक तो यही है कि IPPs को जो 2100 अरब रुपए दे रहे हैं, और अगर ये हम इसको टैकल ना किया तो इस साल IPPs को 2800 अरब रुपए उनका बिल बनेगा। तो एक तो उसको आपको टैकल करना है, उसकी बिजली की कीमतें तभी आपकी कम हो सकती है। दूसरी बात यह माजत के साथ मियां साहब उसको आप टैकल नहीं कर सकते, वो IPPs को माजत के साथ तो एज पर मायदा 2800 रुपया देना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई लायबल तैयार नहीं हुआ। आपने देखा कि जिस अंदाज से IPPs के लोगों से बातचीत हो रही थी उसमें कामयाबी नहीं हुई। चलें जाहिद साहब आगे भी सुन लें। जी जी सर, बात यह है कि जो बिजली हम बनाते हैं, तकरीबन 20-22 हज़ार मेगावाट बिजली हम बनाते हैं, उसमें से तकरीबन डेली बेसिस पे 5000 मेगावाट बिजली जो है
उसके ना हमें बिल नहीं मिलते, या लाइन लॉसेस में ज़ाया हो जाती है, या वो चोरी हो जाती है। तो ये रोजाना की बेस पे जो 5000 मेगावाट के करीब बिजली के लॉसेस हैं, और जो कि साल में जाके तकरीबन 1000 अरब रुपए बनते हैं। तो ये बिजली के शोबे के, यानी बिजली उनसे लेने के बाद फिर फर्दर ये लॉसेस भी हैं। तो इन चीजों को हमें टैकल करना होगा, और जब तक हम इसमें एनफोर्समेंट मेजर्स नहीं लाएंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये चीजें आपकी हल नहीं होगी। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है कि आईपीपीज के साथ गवर्नमेंट ने कुछ निगोशिएशंस कर ली हैं, और कुछ गवर्नमेंट के अपने 52% आईपीपीज जो है वो गवर्नमेंट के अपने हैं। यानी जो गवर्नमेंट पे कर रही है 2100 अरब रुपया, उसमें से तकरीबन 1200-1300 अरब रुपया तो गवर्नमेंट अपने आप को ही पे कर रही है। ठीक। तो ये इस तरह के मामलात हैं जिसमें एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालने वाली बातें हैं। इन चीजों को हमें स्ट्रीमलाइन भी करना होगा और रिड्यूस भी करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद आप ज़हन में रख लीजिएगा, वन लाइनर ये है कि देखें ये आईपीपी के साथ मामलात नहीं तय होंगे। अभी आईपीपी के लोग मेजॉरिटी जो आईपीपी वाले हैं वो कहते हैं कि मायदे पे अमल ना हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। अभी इनके साथ आपने देखा पीटीआई के ज़माने में अच्छी बात हुई थी, 6 आईपीपी के साथ मायदा हो गया था, वो कहा जा रहा था कि जी 800 रुपया बचेगा हुकूमत को, वो एमओयू साइन हुआ तो हार्ड एग्रीमेंट में नहीं गया। अब ये हुकूमत दावा कर रही है कि कुछ जगहों पे हमें जो है ना वो कामयाबी मिली है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट ना आपको पता है ना मुझे पता है कि ये कैसे इस मसले को हल करेंगे। और मुझे लगता है कि इस साल जो 2800 रुपया देना आईपीपी को कैपेसिटी की पेमेंट की मद में इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इत्तेशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज हमारे सामने मौजूद हैं। वेलकम बैक। एक और अहम मामले की जानिब बढ़ते हैं। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई और अफगानिस्तान में होने वाले पाक अफगान जिरगा मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं जिसमें फायरबंदी और तोरखम तिजारती गुजरगाह को फौरी तौर पर खोलने पर इतफाक़ कर लिया गया है। सरहदी तनाज़ात के बायस पाक अफगान तिजारत को शदीद नुकसान पहुँचा और दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारती हजम $2.5 अरब से कम होकर $1.5 अरब रह गए। 3 हफ्ते से तोरखम बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंसी हुई हैं। मुज़ाकरात में फ़ैसला क्या किया गया है कि मुतनाज़ तामीरात का मामला आइंदा जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इजलास में हल किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह बना। इस हवाले से जिरगे की कामयाबी कितनी अहम पेशरफ्त करते हैं सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, किन शराइत पर ये आगे बढ़ा जाएगा? बैठक में बेसिकली क्या बातचीत हुई इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम ना ये जो जिरगा हुआ है इसमें पॉलिटिकल लीडर्स थे, मजहबी रहनुमा थे और साथ साथ कबायली रहनुमा थे, और पाकिस्तान की जानिब से सैयद जवाद हुसैन जो है उन्होंने इस जिरगे को लीड किया। वन साइड से भी मुख्तलिफ डेलीगेट्स ने डिस्कशन के बाद इस बात पर इतफाक़ हुआ है कि जो गैर कानूनी चेक पोस्टों की तामीर उसके हवाले से जो है इस किस्म की किसी भी तामीर के सिलसिले में पाकिस्तान और बॉर्डर हुकाम जो है उनसे बातचीत की जाएगी और काबुल इंतजामिया बाकायदा कन्वे करेगी। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है, अब ये मामला जाएगा काबुल हुकूमत और तालिबान जो कमांडर है या रहनुमा है उनके पास, और उसके बाद उनकी इजाज़त के बाद ये बाकायदा जो है वो सीज फायर या पीस डील होगी और बॉर्डर दोबारा खुलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे जो कौंसल जनरल हैं पेशावर में अफगानिस्तान के, और उनका भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाह है और किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि ताल्लुकात ख़राब हो, और ये मामला जल्द अज जल्द जो है वो 1 आध दिन में बॉर्डर खुल जाएगा और मामला हल हो जाएगा। दूसरा जो अहम नुक्ता था वो ये था कि बॉर्डर के ऊपर इस किस्म के वाक़यात क्यों पेश आते हैं। बहरहाल उनका ये कहना था कि जो है वो मामलात को हम अवाम तफहीम से हल करेंगे, इसके बाद बॉर्डर के ऊपर इस किस्म के मामलात नहीं होंगे। लेकिन जो बड़ी डिमांड उनकी जानिब से एक बार फिर रिक्वेस्ट की है उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत जो है उनके साथ जरा सा जो है वो नरमी का बर्ताव करे। 40 साल से लोगों को यहाँ पे रख गया है और अब एकदम से 31 मार्च तक उनको वापस भिजवाना इसलिए मुश्किल होगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत के बाद उन्होंने एडमिट किया कि इतने इंतजाम नहीं है, वहाँ पे उनके लिए सहूलतें मुहैया नहीं की जा सकती और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर ये लोग वापस जाएंगे। बहरहाल अब ये देखा जा सकता है कि जो बॉर्डर के ऊपर तनाज़ात है वो अपनी जगह पे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का अहम इशू है जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के कंसर्न है। बारहा अफगान मुहाजिरीन को भिजवाने की बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ज़्यादातर अफगान कौमियत के लोगों के मुलविस होने के शवाहिद
सामने आए हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशन होते रहे, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस का था, चाहे वो बनू हमला था। अब मैं आपको एक और अपडेट देता चलूं कि पिछले तकरीबन 24 घंटे के दौरान कम से कम 15-20 हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। जी हाँ। अच्छा, और शाह साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो मामलात यहाँ पर बने हुए हैं उस पर उसके जो ताने बाने अफ़गान सॉइल से मिलते हैं, एक ये मामला भी उठाया जाएगा इंटरनेशनली भी। दूसरी जानिब ये जो सीज़ फायर होना, ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं तोरखम बॉर्डर पे, ये आपको अभी टेम्परेरीली नज़र आ रहा है या आगे जाके इसको वाकई सोचा जाएगा, क्योंकि दोनों जानिब हम देख रहे हैं इकॉनमी भी इससे बड़ी हिट हो रही है। देखिए, हमने तकरीबन $3 मिलियन डेली का नुकसान हो रहा है और अफगानिस्तान की साइड से तकरीबन 500 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान आ रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 3 हफ्ते के अंदर कम से कम $70 बिलियन का नुकसान दोनों जानिब से ताजरों को हो चुका है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो मामलात हैं वो ताजरों की वजह से जो है वो ये हाल हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो इस वक्त मेरे ख्याल में एक जो बड़ी वजह है इस बॉर्डर को बंद करने की, वो है अफगान महाजरीन की वापसी। और जो मेरे ज़राए का ये कहना है कि ये एक टैक्टिक के तौर पे, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रही है अफगान हुकूमत इस बॉर्डर को। और उन्होंने बॉर्डर बंद करने की बड़ी वजह भी यही थी कि यहाँ से अफगान महाजरीन की वापसी थी। एक और अहम नुकता यह है कि इस वक्त जो कलदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर, काबुल इंतजामिया जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंधारी ग्रुप जो है तालिबान का, उनके कंट्रोल में आ गई है, वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ प्रेशर टैक्टिक पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है। दूसरा, देखिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि काबुल हुकूमत जो कि मौलवी हिबतुल्लाह उसको लीड कर रहे हैं, वो एक हार्ड लाइन स्टांस है और वो इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ इनको अपना करीबी दोस्त, भाई और मुजाहिदीन समझते हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसी कंसर्न को मेरे ख्याल में इंटरनेशनली उठाया भी जा रहा है। और अगर बाकी काबुल इंतजामिया जो है वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो फिर पाकिस्तान को डिसाइसिव एक्शन लेना होगा। थैंक यू सो मच ताहिर शराजी साहब, अपना अहम तजिया पेश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और गजा सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है? इजरायली फ़ज़ाइया ने वहशियाना बमबारी करते हुए सिर्फ आधे घंटे में 35 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। शुहदा में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब लोग घरों, पनाहगज़ीन कैंप्स और स्कूलों की इमारतों में सो रहे थे। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक नेतन्याहू ने हमला करने से कबल सदर ट्रंप से मुशावरत की और उनका कहना है कि यरगमालियों की रिहाई तक हमले जारी रहेंगे। इजराइल ने ज़मीनी हमले शुरू करने की भी धमकी दी है। दूसरी जानिब हमास के तर्जुमान ने इजरायली हमलों को यरगमालियों के लिए सजाए मौत के मुतरादिफ करार देते हुए खबरदार की है कि अगर दुश्मन जंग चाहता है तो वो भी जंग के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या मशरिक़ वस्ता फिर एक नई जंग के दहाने पर है और क्या आलमी ताकतें इसराइल को रोकने के लिए कोई अमली इकदाम उठाएंगी? बात करते हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्स एम्बेसडर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इस पर तज्जिया आपने देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी इंटेंस हम देख रहे हैं कि हमले किए जा रहे हैं, फ़ज़ाई हमले, इसकी एक रीज़न ये हॉस्टेजेस ही हैं या ये अगले मरहले में जो सीज़ फायर का अगला मरहला था उसमें इजराइल जाना ही नहीं चाहता? बेसिकली इनका प्लान क्या है, मंसूबा क्या है? ये जो इजराइल नहीं जाना चाहने वाली बात है वो ज़्यादा सही और दुरुस्त है। उसके पीछे पूरे महरक़ात हैं, पूरी हिस्ट्री है। और उसके नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था कि सेकंड फेज ऑफ द सीज फायर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट दैट कुड कंटिन्यू। एक जगह नहीं, कई जगह इशारे दिए थे कि इसका कंटिन्यू रहना, उसका उनको उस वक्त भी अंदाजा था कि नहीं होगा। उनकी नीयत ही ऐसी थी कि सेकंड फेज तक नहीं पहुंचने देना है। मेरा ख्याल अपना ये है और तजिया ये है कि इजराइल को ये गुमान था कि वहाँ जैसे ही फेज 1 अभी ख़त्म होने वाला होगा तो हम किसी न किसी तरीके से प्रेशर डाल के अरब ममालिक पर भी और फ़लस्तीनियों पर भी और हमास पर जो असर रखने वाले ममालिक हैं उन पर भी डाल के हम सारे हॉस्टेजेस डालेंगे अपने रिलीज़। और उसके अलावा जो उनका तारीख़ी एक मकसद है और तारीख़ी एक उनका ख्वाब और ख्याल है या जिसको वो अमली जमा पहनाना चाहते हैं, वो है ग्रेटर इजराइल का। और ये तो बहुत सारी जगहों पर, ये तो अब तो मंजर आम पर बात आ चुकी है। अंदाज़ा करें कि ये अक्टूबर 2023 से लेके अब तक जिस किस्म की 2 घंटे के अंदर बर्बरियत करके उन्होंने 356 के करीब मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है इस रमज़ान के महीने में। और उसमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं और ख़वातीन हैं। जी हाँ, ख़वातीन और बच्चे उसमें शामिल। और दुनिया में से मैंने देखा है मासवाए सिर्फ नीदरलैंड के, किसी और का बयान भी नहीं आया अभी तक इस पर
तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और वैसे जर्मनी से ये बयान आया है उनकी जानिब से कि इनको सीज फायर मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। जी अब वो तो सीज फायर मुआहदे की पासदारी तो हर मुल्क कह रहा है, वो तो हर जगह से यही आवाज आ रही है और मुसलसल आती जा रही है। अभी तो बात है नहीं, ये तो अक्टूबर 2023 से यही है कि सीज फायर होना चाहिए। असल चीज ये है कि ये बर्बरियत 2 घंटे के अंदर जो इतनी बड़ी बर्बरियत हुई है, इस पर किसी ने आवाज उठाई है कि ये बर्बरियत है? सीज फायर तो सारों को पता है कि होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसका एक पस मंजर जब से बदकिस्मती ये है कि ईरान को उन्होंने इतना वीक कर दिया है, जिसको नेक्सस ऑफ ये कहते थे रेजिस्टेंस, उसको इतना वीक कर दिया है कि अब इजराइल ने बड़ी प्लानिंग के साथ, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम किया है कि पहले तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस देता था उसको वीक किया जाए, जो कि हो गया काफी हद तक, जिसमें कि हमास, हिजबुल्लाह, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया में जो वो लेके आए हैं चेंज ऑफ गवर्नमेंट और रेवोल्यूशन, उससे ये है कि तमाम हॉरिजॉन्टल कुव्वत ईरान की कम हो गई है। और जैसे हम देख रहे हैं यमनी हौसियों पर भी इस वक्त अमरीकी हमले जारी हैं। ये बड़ी खतरनाक रुख इसमें आ गया और ये मिली हुई चीजें आपस में एक दूसरे से। और यमनियों को क्यों इस वक्त होतियों को, मैं यमन में काफी अरसा मैं तैनात रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के महकमे की सरबराही की है और ये होतियों के इलाके में मैं जाता रहा हूँ। होती बड़े पढ़े लिखे और बड़े मनसूबा बंदी के साथ काम करते हैं होती, और ईरान की जहाँ तक है ताल्लुक, होती खुद भी बड़े ताकतवर है, ईरान की यकीनन होगी उनको, उस वक्त मैंने भी रिपोर्ट लिखी थी, उसमें जिक्र किया था। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि इस वक्त होतियों को कहते हैं कि ऑल हेल वुड ब्रेक ऑन होतीज, और वो उन्होंने कहा है कि जब अब तो हम होती की तरफ से अगर एक भी कोई हमारी तरफ हमला हुआ तो इस हमले को ईरान से मुंसलिक करेंगे और हम समझेंगे कि ईरान ने यह हमला किया है। कितनी खतरनाक बात हो रही है। ईरान को तो पहले से टारगेट करना चाहते थे, पिछले टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप में के जमाने में बिल्कुल ये बात तकरीबन फैसला हो चुका था कि ईरान पर हमला किया जाए, उनके न्यूक्लियर एसेट पर हमला किया जाए, लेकिन वो रुक गया था। और इस मरतबा तो अब मालूम हो रहा है कि ये आमद है इस बात की, और अगर ऐसा हुआ, अब जी आमद और ऐसा हुआ अगर, तो इस पूरे खित्ते में भूचाल आ जाएगा और रशिया और चाइना जो है वो इतने खामोश तो नहीं बैठेंगे। अमेरिका शायद समझ रहा है कि रशिया को हमने थोड़ा सा इस वक्त फैसिलिटेट करके जंगबंदी के लिहाज से रशिया को खामोश कर लेंगे मिडिल ईस्ट में, लेकिन मिडिल ईस्ट में रशिया का इंटरेस्ट है, बिल्कुल खामोश नहीं हो सकता। चाइना को तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, $400 बिलियन का उसके एग्रीमेंट से ईरान पे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद थे, बड़ा तज्जिया उन्होंने पेश किया इस मामले पर। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।